नमस्कार। मैं प्राध्यापक एकनाथ कळमकर, SSGM कॉलेज कोपरगांव, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 10, ओजोन विघटन का संकट, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। ओजोन यानी कि हमने ये नाम सुना हुआ है। ओजोन प्रकृति में हमारी रक्षा करता है, ये हमें भी मालूम है। अगर प्रदूषण बढ़ता है तो उसका दुष्परिणाम जो है हमें मालूम पड़ता है। जिस तरह से हम आज देखते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन आज जो कोरोना वायरस के कारण प्रदूषण कम हो गया, क्योंकि बहुत से कारखाने और गाड़ियां बंद हो गई थी, और इसका परिणाम ये हुआ कि प्रदूषण नहीं हुआ। और प्रदूषण नहीं हुआ इसीलिए आज हम देखते हैं कि एक परिणाम जो हमें अच्छा दिखाई दिया वो है बारिश। प्रदूषण के कारण बारिश कम हो गई है ऐसा हम कहते थे, लेकिन प्रदूषण 3-4 महीना जो प्रदूषण कम हो गया, मार्च से लेकर जुलाई तक साधारणतः, उसके कारण बारिश की मात्रा बढ़ गई, बारिश ज़्यादा अच्छी हुई। तो प्रदूषण हानिकारक है, यह हमें पता होने के बाद भी हम प्रदूषण रोक नहीं पाते। रोकने की इच्छा है लेकिन रोक नहीं पाते। इसका कारण है मनुष्य की स्वार्थी वृत्ति। इस पाठ में भी यही बताया गया है कि ओजोन हमारे लिए कितना आवश्यक है। ओजोन के कारण ही इस पृथ्वी पर जीव सृष्टि है। जीव सृष्टि को हानि तभी पहुंचेगी जब ओजोन नष्ट होगा या ओजोन में दरारें आएगी, और उससे अतिनील किरण या अल्ट्रावायलेट किरण, या हिंदी में उसे पराबैंगनी किरण कहा गया है, ये अगर सीधे पृथ्वी पर आ जाएंगे, इस भूतल पर आएंगे, तो मनुष्य से लेकर पशु पक्षी वनस्पतियाँ सभी को हानि पहुंच सकती है। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि ओजोन रहना चाहिए। अगर ओजोन रहना चाहिए तो इसके लिए प्रदूषण कम करना पड़ेगा। प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और ये कैसे करेंगे, इसके लिए कानून बनाने पड़ेंगे। कानून की जो कार्रवाई है वो बहुत अच्छी तरह से होगी, तभी हम ये कर सकेंगे। क्योंकि इस पाठ में यही बताया गया है कि मनुष्य को सुविधाएं मिल गई, उस सुविधाओं के साथ साथ अनुसंधान जो है वो बढ़ती हुई, उसमें उत्पादित किए गए वस्तुएं जो हमें मिलने लगी। इसके कारण हमने पर्यावरण को क्या होता है इसकी ओर हमने अनदेखी की, और इस अनदेखी के कारण आज वर्तमान स्थिति में आज आकर हम पहुंच गए हैं कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो प्रदूषण बढ़ गया है यहाँ तक हम बोलते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। प्रदूषण जैसे ही बढ़ जाता है वैसे ही ओजोन की परत जो है उसमें छेद आते हैं, उसमें दरारें आती है, और उस छेद से अतिनील किरण, पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण जिसे कहते हैं, वो सीधे पृथ्वी पर आ जाती है। इस पृथ्वी पर जब वो आ जाएगी तो बहुत सी घातक परिणाम इसके हो जाएंगे, जैसे कि मनुष्य को जो चमड़ी के कैंसर जो है, स्किन कैंसर जो है वो हो सकते हैं, श्वसन के हो सकते हैं। जैसे कि वो अतिनील किरण जो अंदर चली जाएगी तो उससे भी श्वसन के भी कैंसर हो सकते हैं, यानी कि
हमें फेफड़ों के कैंसर या तो इस तरह की सभी बीमारियां जो है वो बढ़ेगी। और इससे ऐसा होगा कि थोड़ा थोड़ा करके ये जो बीमारियां बढ़ती जाएंगी और सभी को ये बीमारियां जब लगेगी तो कितना भयानक होगा ये हमने अभी नहीं सोचा है। इसीलिए तो हम प्रदूषण करते हैं। तो इस पाठ में लेखक ये बताना चाहते हैं, हमें जागरूक करना चाहते हैं। हमें मालूम है लेकिन हम जागरूक नहीं है। और इस जागृति के लिए इन्होंने ये लिखने का प्रयास किया है। लोग जब ये कौन से भी माध्यम से जब सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं तो उससे थोड़ा सा तो भी लोगों के मन पर परिणाम हो जाता है या तो इसका अच्छा परिणाम हो जाता है। तो इस पाठ में लेखक ने लिखा है कि वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हम अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। प्रदूषण उसमें से एक अहम समस्या है। तो हमारी समस्या क्या है? प्रदूषण का परिणाम जो है हम देखते हैं कि आज हम देखते हैं कि बारिश जो है वो कम होती जा रही है। इसीलिए फसलें जो है वो अच्छी तरह से नहीं आ रही है। लेकिन इस साल बहुत अच्छी तरह से बारिश हुई या ज़्यादा बारिश हुई है, इसके बारे में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ समय के लिए इस धरती पर हमारे देश में या दूसरे देशों में, पूरे संसार में भी थोड़ा सा प्रदूषण कम हो गया था और उस प्रदूषण कम होने का ये परिणाम है। तो प्रदूषण हमारी समस्या है। हम बहुत प्रगति कर चुके हैं। हम वैज्ञानिक युग में जीते हैं और विज्ञान युग में जीते समय हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये सुविधाएं कैसे मिलते हैं? तो वो वस्तुओं की निर्मित होती है, अनुसंधान होता है, अनुसंधान से अच्छी वस्तुएं बनती है। लेकिन ये वस्तुएं जब बनती है तो प्रदूषण बढ़ता है और ये प्रदूषण हमारी समस्या है, ऐसा लेखक ने इसमें कहा है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही। तो सब कुछ प्रदूषित हो गया है। हम देखते हैं, आज ही हम देखते हैं कि मैं शहरों में, छोटा सा शहर, अगर आप कोपरगांव भी शहर है, इस कोपरगांव में भी अगर देखेंगे तो पीने योग्य पानी नहीं है। भले ही हमारे पास गोदावरी नदी जो बहती है, उस नदी में से उठाकर हम पानी पी सकते हैं तो नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि ये प्रदूषित पानी हो गया है। कहाँ से? तो इस पर पहला जो शहर है वो नासिक शहर है। नासिक से लेकर यहाँ कोपरगांव तक इसमें प्रदूषण होता रहता है और ये प्रदूषित पानी हम नहीं पीते। गोदावरी हमसे हमारी शहर में से गुजरती है, बहती है, लेकिन इसी शहर को पीने के लिए पानी नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये प्रदूषण है। प्रदूषण के कारण आज गोदावरी के पास रहकर भी हमें पानी पीने के लिए मिलता नहीं। हम जार का पानी पीते हैं, जो कुछ वो कहते हैं कि शुद्ध किया हुआ है और इसीलिए वो बेचते हैं, उसमें व्यवसाय भी लोग करते हैं। लेकिन पीने के लिए पानी आज नहीं है। क्यों नहीं है? तो अगर तुम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 50 साल पीछे जाएंगे, तो लोग नदी का पानी पीते थे, आज नहीं पी सकते। तो ये प्रदूषण हमारी समस्या है और इस समस्या ने हमारे सभी वस्तुएं जो है, यह सभी जो प्राकृतिक चीज़ें जो है वो प्रदूषित हो गई है। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज़ बची हो, क्यों एक भी बची नहीं है। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। तो सांस लेने के लिए आज हम हवा में यानी कि खुली हवा में जाकर कहते हैं कि शुद्ध हवा मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ दिन के बाद ऐसा भी आ सकता है कि खुली हवा में जाओ या कहीं भी जाओ, तुम्हें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी और इसके लिए तुम्हें ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा।
आज जैसे पानी का एक बिजनेस हो गया, व्यवसाय हो गया है, इसी तरह ये एक व्यवसाय और भी होने वाला है, वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन के सिलेंडर छोटे छोटे 1-1, 2-2 किलो के आपको मिलेंगे और वो व्यवसाय हो जाएगा। जैसे कि आज कोविड-19 यानी कि ये जो कोरोना आ गया है, कोरोना वायरस, या कोरोना वायरस के कारण आज मुंह पर हम मास्क लगाते हैं, मास्क एक व्यवसाय बन गया है। जैसे ही प्रदूषण बढ़ेगा, लोगों के व्यवसाय बढ़ेंगे, लोग प्रदूषण करते जाएंगे, व्यवसाय बढ़ते जाएंगे, और इस तरह से लास्ट वाला व्यवसाय होगा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन भी वो भी नहीं होगा तो ये हो सकता है कि मानव ये जो है वो संकट में आ सकता है, खतरे में आ सकता है, ये हमारी ज़िंदगी खतरे में आ सकती है। कब प्रदूषण बढ़ता जाएगा और ऑक्सीजन भी हमें खरीदना पड़ेगा, तो हो सकता है यहाँ हमारी अवस्था जो है, हमारे हाल जो है बुरे हाल हो जाएंगे। और उसके आगे चलकर लेखक ने जो यहाँ प्रतिपादित किया है कि ओजोन जो है वो ओजोन भी ख़त्म हो जाएगा, तो मानवीय जमात जो है वो खतरे में आएगी। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा हमें नहीं मिलेगी, जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। आज अगर देखेंगे तो देहातों में थोड़ा बहुत पानी पीने के लिए मिल सकता है नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक रूप से, लेकिन वहाँ भी अभी नहीं मिल रहा है, वहाँ भी प्रदूषण है। तो थोड़े से कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकता है कि वो पानी प्राकृतिक रूप से पानी पीने के लिए उन लोगों को मिलता होगा। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है, उस विद्वानों का कहना है, पर्यावरणवादी जो है, विद्वान जो है, पर्यावरणविदों का कहना है कि कुछ अगले 25 साल में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और ये संकट सामने खड़ा हो जाएगा। आज शायद ही कोई जलस्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा है, यानी कि सभी प्रभावित है, सभी प्रदूषित हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं बल्कि पानी के लिए होगा। तो अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, ऐसे कुछ लोग कहते हैं, और इसी में अत्युक्ति नहीं है। हो सकता है ये असलियत है। यह तस्वीर निस्संदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए, यानी कि अतिशयोक्ति नहीं है, होने वाला है, ऐसा ही होगा। जो लोगों ने, पहले लोगों ने, विद्वानों ने कहा वो सभी आज हो रहा है। और ये जो आज के विद्वान लोग कहते हैं कि पानी के लिए विश्व युद्ध होगा, तो होगा, क्योंकि इसमें निस्संदेहता है, निस्संदेह ही ऐसा होगा। परिस्थितियाँ जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है, यानी संसाधनों का दोहन हो रहा है, यानी कि संसाधनों की लूट हो रही है इस धरती पर, और लूटा जा रहा है उसे। ये संसाधनों की लूट जिस तरह से हो रही है, उससे वो प्रभाव उस पर, दबाव उस पर पड़ रहा है, और ये दबाव जो है, इसी के कारण प्रदूषण जो है वो बढ़ता जाएगा। तथा समुचित परिस्थिति का यह तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। यानी कि लोग जब इसी तरह से काम करते रहेंगे, इसी तरह से ये प्रकृति को प्रदूषित करते रहेंगे, निसर्ग को प्रदूषित करते रहेंगे, तो ये होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणवादी प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं, और वो है ओजोन विघटन का संकट। तो ओजोन विघटन का संकट, इसके बारे में ही हम बोलेंगे, क्योंकि अगर प्रदूषण के बारे में बोलेंगे तो कितना भी बोल सकते हैं, यानी कि 2-2, 3-3 घंटे या इससे भी ज़्यादा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ही विषय
जो है ओजोन विघटन, और ओजोन का विघटन होगा तो ये हमारे लिए खतरा है, क्योंकि ओजोन जो है हमारा संरक्षक कवच है, और इस कवच में छेद आएगा तो हम बच नहीं सकते। तो ये कहते हैं कि ये ओजोन विघटन का संकट जो है उसके बारे में हम बोलेंगे। पिछले कई वर्षों से दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यहाँ सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। तो ये कह रहे हैं कि ओजोन विघटन के बारे में बहुत से लोग इस पर सोच रहे हैं, विद्वान इस पर सोच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चिंता है, और इस चिंता को समाप्त करने के लिए, इसका हल निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो पूरी मानव सभ्यता, मानव संस्कृति जो है ये इसका अस्तित्व जो है उस पर आधारित है। अगर मानव सभ्यता यानी कि मानव संस्कृति जो है, संस्कृति शब्द एक विशिष्ट संस्कृति के लिए है, सभ्यता यानी कि सभी लोगों के रहन सहन में उसके लिए सभ्यता शब्द है। तो ये मानव सभ्यता जो है उसका अस्तित्व इस पर निर्भर है। अगर ये मानव सभ्यता जो है वह इसको ऐसे ही रखना है, नष्ट नहीं होने देनी है, तो उसके लिए ओजोन के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रश्न उठता है कि ये ओजोन क्या है, यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है, और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं, और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी हम ओजोन के बारे में लेने वाले हैं। ओजोन क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, इसका विघटन कैसे होता है, ये हमारे लिए उपयोगी है, तो इसका विघटन रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इससे हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कि ये हम पानी का संयुग हमें पता है कि H2O, H यानी कि हाइड्रोजन और O यानी कि ऑक्सीजन, 2 परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु जब ऑक्सीजन का एक मिल जाता है, संयुग होता है, तो उससे पानी बनता है। तो ये यहाँ ओजोन में 3 ऑक्सीजन हैं, और ये 3 ऑक्सीजन के संयोग से एकत्रित आने से ये जो ओजोन है ये बनता है। तो मिलकर ये 3 परमाणु, किसके, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर वो बनता है। ये गैस नीले रंग की होती है। इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। यानी कि ये ओजोन जो है ये विषैली है, लेकिन ये विषैली होने के बाद भी हमारा संरक्षण करते हैं। ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, और ये श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। तो ये वायु जो है ये हमारे लिए हानिकारक है। साधारणतः ये हम सांस लेते हैं, तो सांस नलिका में जब चला जाता है, श्वसन नलिका में जब चला जाता है, तो वहाँ जलन पैदा हो जाती है। हमारे लिए वो अच्छा नहीं है, विषैला है। सीधे संपर्क में आने के बाद हमें उससे खतरा है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। तो वायुमंडल में एक विशिष्ट जगह पर रहकर वो हमारी रक्षा करती है। ऐसी ये ओजोन गैस है। ये वो ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल रहा है। धरती पर प्रकृति में अगर हम देखते हैं यहाँ जीव सृष्टि है, तो ये केवल ओजोन के कारण है। यहाँ के मानव, बाकी के प्राणी, पक्षी या तो वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, ये सभी ओजोन के कारण है। ओजोन अगर वह एक परत उसकी
नहीं होती, वो परत कैसी होती है तो यहाँ आगे दिया गया है कि 20-25 किलोमीटर ऊपर धरती से वो एक परत बनी हुई है, और उस परत के कारण अतिनील किरण यानी कि जो अल्ट्रावायलेट किरण कहते हैं, हिंदी में उसे पराबैंगनी किरण कहा गया है, वो किरण सीधे धरती पर नहीं आते, और इसीलिए हमें यह आवश्यक है कि उसका अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद उसके बारे में सजग रहे। ओजोन का अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। धरती पर जो जीवन है और उसके अस्तित्व का श्रेय ओजोन को ही जाता है। केवल ऑक्सीजन होने से फ़ायदा नहीं है, ऑक्सीजन लेकर हम जिंदा रहते ये ठीक है, लेकिन ओजोन अगर नहीं होता तो हम नहीं जीते। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, यानी कि साधारणतः हमारे हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8.5 किलोमीटर, साधारणतः 8.5 किलोमीटर है। उसके ऊपर अगर 15 किलोमीटर में से उस 8.5 किलोमीटर जो है वो घटा देंगे तो कितने किलोमीटर है अभी, वो 6.5 किलोमीटर ऊपर, उसके ऊपर, और 6.5 किलोमीटर उसके ऊपर वो ओजोन है। और यानी कि ओजोन बहुत नज़दीक है। ओजोन की परत जो है पृथ्वी के नज़दीक है, क्योंकि पृथ्वी पर हम देखते हैं कि बहुत सी अगर चांद सितारे या बाकी के सूरज ये जो बहुत दूर तक है, या इसके मामले में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत हमारे नज़दीक है, 15-20 किलोमीटर ऊंचाई पर है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता यानी कि घनता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है। इनमें दृश्य प्रकाश, अवतरण किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्ध्य की किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्ध्य की किरणें होती है। ये किरणें काफ़ी घातक होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कहते हैं कि पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें जो है हमारे लिए घातक होती है। और इस तरह से सूरज से निकलने वाली किरणें जो है अलग अलग तरह की किरणें होती है। उसमें एक किरण होती है जो कि अल्ट्रावायलेट किरण, पराबैंगनी किरण उसे कहा जाता है, अति नील किरण उसे कहा जाता है, वो घातक होते हैं। हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, यानी कि अवरोधित करती है, नीचे नहीं आने देती और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक चली आए तो इंसान के साथ ही जीव मंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। तो ये अतिनील किरण यानी कि पराबैंगनी किरण जो है ये डायरेक्ट आएगी तो बहुत नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जिस तरह रोज़मर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। इसीलिए इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं। यानी कि छतरी हमारे जिस तरह से बारिश और धूप से हमारी रक्षा करती है, उसी तरह से ये ओजोन की परत हमारी रक्षा इस धरती पर करती है। तो इसीलिए उसे ओजोन की छतरी भी कहते हैं। तो इस तरह से ये ओजोन की छतरी अगर नहीं होती तो हमें बहुत नुकसान पहुंचता। सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती है और आदिम काल से ये हमारी रक्षा करती है। लेकिन आदिम काल में लोगों को ये पता नहीं था क्योंकि उन्हें वैज्ञानिक ज्ञान ज़्यादा नहीं था।
लेकिन उसी के कारण यहाँ मानवीय संस्कृति जो है ये पैदा हो गई, यानी कि जीव सृष्टि पैदा हो गई फली फूली, और इसके कारण है कि वो ओजोन की परत के कारण, और इसके तले सभ्यता फलती फूलती रही। विकास की आंधी दौड़ में जैसे ही हम विज्ञान में वैज्ञानिक ज्ञान हमारे पास आ गया, विज्ञान की विकास की दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम रहा कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। तो हमारे पास संसाधन आ गए, उसका हमने पूरा उपयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन एक बात की ओर हमने अनदेखी की कि इसका दुष्प्रभाव क्या वहाँ ये होगा, ये प्रदूषण करेगा। देखिए हम देखते हैं कि आज कोई पैदल चलता नहीं, जहाँ भी हो वो गाड़ी या तो कौन से भी संसाधन से जाता है और वो प्रदूषण करती है, लेकिन साइकिल पर कोई नहीं जाता। साइकिल पर जाना चाहिए, गाड़ी पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन गाड़ी पर जाना हमारी सभ्यता है, यानी कि हम कितने बड़े हैं ये दिखाने के लिए हम अच्छी गाड़ियाँ करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइकिल का उपयोग आज कोई नहीं करता। क्यों नहीं? तो साइकिल का उपयोग करके ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है, ये आज हमें समझता है, लेकिन हम करते नहीं। आज परिणाम इस हम सब के सामने है। जो दुष्प्रभाव हुए, जो संसाधनों का हमने उपयोग किया है, उसके कारण उसका दुष्परिणाम हो गया। दुष्परिणाम हमारे सामने है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया। ये नैसर्गिक प्राकृतिक संतुलन जो है ये चरमरा गया। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं और ये बोलते भी है, लेकिन कुछ करते नहीं। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज़ शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। तो ये कहते हैं कि भूमंडल पर एक भी चीज़ मानव से छूटी नहीं है, मानव ने उसे प्रभावित किया नहीं, यानी कि प्रदूषित नहीं किया है, ऐसा हुआ नहीं है। प्राकृतिक रूप में आज एक भी चीज़ नहीं मिलती है। स्पष्ट है ओजोन भी इसका अपवाद नहीं। तो ओजोन भी इसका अपवाद नहीं, यानी कि ओजोन को भी हमने क्षति पहुंचाई है। ओजोन भी हमारे प्रभाव से छूटा नहीं है, और इसीलिए इस ओजोन को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसे लेखक के मत हैं, और इस मत से हम सभी सहमत हैं। लेकिन कुछ करेंगे तभी कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए ये पहला भाग जो है आज पाठ का पूरा हो गया।